Hello friends, welcome back to your channel Accounts Guru. Myself Dr. Vikas Vijay, author of Together with Accountancy and Business Studies. मैथ्स का पेपर आज हो चुका है यानी 6 दिसंबर। आपने वीडियो देखा, मैं स्कूल के बाहर गया, फीडबैक लिया और मिक्स रिएक्शन थे। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे इजी था, एनसीईआरटी बेस्ड था, जिसने साल भर पढ़ा है वो कर सकता है, बट हाँ दूसरा लेंदी था। अब ये जो वर्ड लेंदी है ये उन बच्चों के लिए था जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन या तो नहीं प्रैक्टिस करे थे या फिर सब कुछ आता था बट किसी एक दो क्वेश्चन पे वो रुक गए थे, स्टक कर गए थे। और वो थे पेपर स्पॉयलर्स, जो मैं हमेशा मेरा ट्रेडमार्क कोटेड लाइन है, पेपर स्पॉयलर्स जिंदगी भर परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां नहीं रुकना था, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस को तो हम चॉइस में छोड़ सकते थे। तो अगर वो गलतियां आपसे हुई हैं तो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज में वैसी गलती ना करना। जो बच्चे फिजिकल के हैं जो कल देंगे वो भी ये ध्यान रखना, किसी एक क्वेश्चन पे हमें रुकना नहीं है। तो अब यहां से आज स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे 3 जो सब्जेक्ट है बचे हैं मेन, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। और उसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं आज से अकाउंट्स गुरुज फ्री कक्षा। यस, यहां से लेके बोर्ड एग्जामिनेशन जो भी मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे कि आप में आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आ सकें, वो सब कुछ कंटेंट, वो सब असेसमेंट हम लेने वाले हैं। तो आज बिजनेस स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। और यहां पर चैप्टर 1 जो हम कर रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, आपको कम से कम 15 से 20 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर फ्रॉम द एनसीईआरटी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आज रात को 9:10 में हमारे चैनल अकाउंट्स गुरु, यहीं पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना कि हमारा जो मोबाइल फोन ऐप है वहां पर एक मॉक पेपर होने वाला है, यानी 20 मिनट्स रीडिंग टाइम और उसके बाद 90 मिनट्स आप पेपर करेंगे। वहीं का वहीं चेक होकर आपको अपने राइट रॉन्ग आंसर मिल जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस, अब जो हमारा 8 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है वो अच्छा होने वाला है। फाइन, तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए अकाउंट्स गुरु मोबाइल फोन ऐप और हमारा टेलीग्राम चैनल अकाउंट्स गुरु लेटेस्ट अपडेट के लिए, वो भी मैं लिंक में आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस मैनेजमेंट, आपने जितनी मर्जी डेफिनेशन पढ़ ली है, आज साल भर पढ़ लिया, 6 महीने से आप पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट मींस गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर्स, यानी उनके थ्रू भी कराते हैं और खुद भी काम करते हैं। सो बेसिकली जो मैनेजमेंट होती है वो होती है सिर्फ 2 चीज। क्या? जो मेन है, हमारे जो ह्यूमन बींग्स है, एचआर है, उनको मैनेज करना, और दूसरा हमारे रिसोर्सेज को, यानी कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आए, और वो भी एक हैप्पीली एनवायरमेंट के अंदर, एक मोटिवेटिंग एनवायरमेंट के अंदर। ये होता है मैनेजमेंट का एक रोल। वो मैनेजमेंट चाहे आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विस बना रहे हैं या फिर कोई और काम कर रहे हैं, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो जो डेफिनेशन आपने पढ़ी उसमें से मेन 5 कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं जो कि डिस्कस करेंगे बारी बारी से। पहला है डेलिब्रेट प्रोसेस, यानी डेलिब्रेट मतलब ये ऐसा नहीं है कि छत पे पानी आया और हवा में बीज आए और पीपल का पेड़ अपने आप उग गया। नो, यहां पर आपको एफर्ट करना पड़ता है एक अच्छी मैनेजमेंट लगाने के लिए। हम लोग लास्ट 25 ईयर्स से बुक्स लिख रहे हैं, टुगेदर विद अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। बड़े ब्रदर मेरे मिस्टर योगेश विजय, आवर कंपनी हैज गॉट अ मैनेजमेंट कि टाइमली बुक्स आए, टाइमली हमारी सीबीएसई परीक्षा आए, टाइमली हम आपको कंटेंट दे पाए, इवन फॉर द वीडियोस आल्सो। दिस इज अ मैनेजमेंट, इट्स अ डेलिब्रेट प्रोसेस। जब तक हम टाइम पे बुक नहीं लिखेंगे तब तक कैसे बुक छपेगी, आप तक कैसे पहुंचेगी? सो अगेन इट्स अ डेलिब्रेट प्रोसेस, यानी अपने आप नहीं होता, करना पड़ता है। ये वैसे ही है जैसे प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, इसका उल्टा है, करना पड़ता है, इसलिए डेलिब्रेट प्रोसेस है। देन ग्रुप एक्टिविटी, बात करते हैं मैनेजमेंट। अगर अकेला आदमी हो क्या मैनेज करेगा? मैनेजमेंट वहीं लगेगी जहां पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग टास्क दिया जाता है, अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, बट हर एक्टिविटी का एंड रिजल्ट एक होता है। क्या? जो कंपनी का एंड गोल है वो अचीव करना। तो यहां पर ग्रुप से काम किया जाता है और ग्रुप में ही मैनेजमेंट लगती है। टर्म यूज फॉर टेकिंग चार्ज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। यस, जैसे मैंने बताया, कोई भी चीज, अगर एक कार कंपनी कार बना रही है, अलग अलग पार्ट्स बन रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज हैं, उनको मैनेज करना, उस ग्रुप को मैनेज करना, उन एक्टिविटीज को मैनेज करना। क्यों? क्योंकि जो एंड प्रोडक्ट है वो है कार। अब कार बनने के बाद जो सेल्स डिपार्टमेंट उसको बेचेगा, फाइनेंस वाला फाइनेंस करेगा, तो ये सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं इनको मैनेज करने को बोलते हैं हम क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है। देन गाइडिंग एक्टिविटी फॉर अचीवमेंट फॉर गोल्स। देखिए, बिना गाइडेंस के कोई भी लोग काम नहीं कर पाते, किसी भी लेवल पर कितना ही एक्सपर्ट हो, ही नीड्स द गाइडेंस। तो मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या है? यू नीड द गाइडेंस, यू नीड टू गाइड द एक्टिविटीज, वेरियस प्रोसेस हो रहे हैं, वेरियस जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, वहां पर प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है, गाइडेंस की जरूरत होती है। तो ये भी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि गाइडिंग द एक्टिविटी फॉर अचीवमेंट ऑफ द गोल्स, यानी गोल तभी अचीव होगा जब वेरियस एक्टिविटीज को आप क्या करेंगे? गाइड करेंगे, उन पर्संस को गाइड करेंगे जो उस एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, उस टास्क, उस ड्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन कंसर्न विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मैंने क्या कहा? पूरी मैनेजमेंट सिर्फ 2 चीजों पे चलेगी। क्या? कि जो लोग काम कर रहे हैं उन पे एक नजर रहेगी, जो रिसोर्सेज है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे उन पे एक नजर रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिसोर्सेज हमारे पास, यानी मैन मशीन मटेरियल पड़े हुए हैं, हमने रॉ मटेरियल और ऑर्डर कर दिया, पुराना वाला खराब हो रहा है। ये सब चीजें हमें देखनी है कि इनपुट कम हो, आउटपुट ज्यादा हो, और इनपुट, दोनों इनपुट, हमारे मेन की भी जो लोग हैं उनके भी एफर्ट्स, और दूसरा जो हम अपने रिसोर्सेज लगा रहे हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, वो भी। तो यहां पर मेन होता है
एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे ध्यान, और दूसरा जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं जो ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं उनके आपस में तालमेल बहुत सही बना रहे, दे शुड फील मोटिवेटेड, और एक कॉमन गोल के लिए उनमें जज्बा हो कि यस वी आर वर्किंग फॉर द टीम। यानी यहां पर ये 5 फैक्टर्स बताते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो ओटीक्यू जो एमसीक्यू आएगा उसमें से 5 पॉइंट एनसीईआरटी के हैं, आपको याद करने हैं। नेक्स्ट बहुत बड़ी बात आती है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। यानी इफेक्टिवनेस में 4 पॉइंट जल्दी से नोट क्लियर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर आता है टास्क को फिनिश करना। यस, टास्क को फिनिश करना पहला पॉइंट। डूइंग द राइट टास्क, यहां पे टास्क को सही करना है, और यहां पर आता है क्या, डूइंग द टास्क करेक्टली, यानी सही काम करना और काम को सही तरीके से करना, दोनों बातें अलग है। सही काम करना, काम को सही तरीके से करना, सही काम करना, काम को सही तरीके से करना, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो यहां पर है टास्क को फिनिश करना उसी टाइम में जो टाइम दिया गया है। अगर आपको 90 मिनट्स दिए गए हैं पेपर को कंप्लीट करने के लिए और आपने 90 मिनट्स में कर लिया, सो डेफिनेटली आप इफेक्टिव हैं। ऐसे ही प्रोडक्शन के अंदर कोई टारगेट दिया गया है कि आपको ये 2 दिन में बना के देना है, आपने बना दिया, आप इफेक्टिव हैं। बट क्या आप जानते हैं उस 2 दिन के अंदर आपने क्या करा, 8-10 लेबर और एक्स्ट्रा बुला ली बाहर से, पर डे वेजेस के हिसाब से एक्स्ट्रा खर्चा करके आपने उस टास्क को कंप्लीट तो कर लिया, बट आपकी लागत ज्यादा हो गई, इनपुट ज्यादा हो गई। तो यहां पे देखते हैं डूइंग द राइट टास्क, काम आपने बिल्कुल सही किया, आप इफेक्टिव हैं, लेकिन उस कंप्लीट करने के लिए, एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए आपने रिसोर्सेज ज्यादा यूज कर लिए और कनेक्टेड विद द एंड रिजल्ट। यानी यहां मकसद होता है कि जो आपको गोल दिया गया एंड रिजल्ट है वो आप अचीव कर ले, किसी भी कीमत पे आप वो अचीव कर लें। मगर एफिशिएंसी क्या कहती है, यहां है टास्क को सही तरीके से करना। अगर ये मैं 10 लोगों को काम देता और आपको काम दिया, लेकिन आपसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता था, वो है आप एफिशिएंट हैं। बात समझ रहे हैं? तो एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव भी चाहिए, एफिशिएंसी, दोनों का एक बैलेंस चाहिए, टाइम से खत्म हो और वो भी कम से कम लागत में। मिनिमम कॉस्ट, यहां बात आती है कॉस्ट की बात, कम से कम कॉस्ट में, एंड द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यानी यहां पर देखते हैं ये जो कॉस्टिंग का वर्ड होता है कि जितनी मैं इनपुट लगा रहा हूं क्या उसके प्रोपोर्शनेट मुझे बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, अगर नहीं तो फिर मैं एफिशिएंट एम्प्लॉय नहीं हूं। तो यहां पर आती है लेस इनपुट मोर आउटपुट की कहानी। तो जहां भी ये वर्ड आ जाए, की वर्ड आ जाए, आप समझ लीजिए वहां एफिशिएंसी की बात हो रही है। और जहां पर ये बात आ जाए कि किसी भी तरह हमने काम तो कर लिया, टास्क पूरा कर लिया, बट बाय यूजिंग द मोर रिसोर्सेज, वो होगा इफेक्टिव। इसलिए यहां पे आता है सी यानी कम कॉस्ट, यहां आता है टी टाइम यानी टाइमली कंप्लीट करना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या क्या खास बात होती है मैनेजमेंट के अंदर। सबसे पहले यहां पर यह है गोल ओरिएंटेड। भाई सब बिना गोल के तो कोई मैनेजमेंट होती ही नहीं। मैंने क्या बताया, हमारी जो बुक्स आती है टर्म 1 की आप पढ़ रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, और टर्म 2 की आने वाली है अगले 15 दिन में। यानी मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं टर्म 2 की बुक्स। इट इज व्हाट माय गोल, माय टारगेट गिवन बाय द पब्लिशर, मैंने उसको पूरा किया। सो मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एक मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो सकता है एज एन ऑथर, मेरी रॉयल्टी का, एक मेरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। तो वी हैव टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो गोल था कि टर्म 2 की बुक्स मार्केट में आ जाए, और आपने उसका कवर भी देख लिया होगा सोशल मीडिया पे जो मेरी नई बुक्स आ रही हैं। इट मींस व्हाट, पहला है गोल ओरिएंटेड, दूसरा क्या है परवेसिव, यानी मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल होती है। हम जब जाते हैं पब्लिशर्स के देखते हैं टाइपिंग वाले लोग, डीटीपी वाले हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स है, जिसने मेरी ये पीपीटी भी डिजाइन करी है वो भी एक टीम का मेंबर है। इट मींस वहां भी मैनेजमेंट लग रही थी। सेल्स के अंदर भी मैनेजमेंट लग रही थी। कौन कौन से स्टेट का जो हमारे सेल्स टीम है, कैसे वो सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टीचर्स को, किस तरह से ऑनलाइन टीम ऑनलाइन बेचेगी, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह मैनेजमेंट हमारे लोग बैठे हुए हैं। दिस इज व्हाट इज ऑल परवेसिव। देन इट इज अ यूनिवर्सल फिनोमिनन। ये नहीं कि यहाँ लगेगी वहां नहीं लगेगी, किसी भी जगह, चाहे आप प्रोडक्ट बेचते हैं, चाहे आप सर्विस देते हैं, कुछ भी, इवन जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें भी मैनेजमेंट लगी है। जो कैमरामैन पर्सन है हमारे पास, वो भी इस समय एक मैनेजमेंट का पार्ट है। देन मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यानी यहां पे हम 3 चीजों को मैनेज करते हैं। एक काम को, यानी वर्क, जो आपका मेन काम है। अगर पब्लिशर है तो उनका मेन काम है बुक्स छापना, किसी का होटल है, रेस्टोरेंट है, तो खाना उनका मेन वर्क है कि अपने जो भी आए कस्टमर उनको अच्छा खाना, बेहतरीन खाना दे, तो वो उनका काम है। पीपल, जिन पीपल के साथ डेली सुबह शाम काम कर रहे हैं, जो स्टाफ काम कर रहा है, जो वेटर्स हैं, जो बनाने वाले हैं, शेफ हैं, वो है पीपल। और एक होता है ऑपरेशन, यानी इंटरलिंक बिटवीन द वर्क एंड द पीपल इज द ऑपरेशन। दैट ऑपरेशन, कई बार आप देखेंगे ऑपरेशन मैनेजर हमें अपॉइंट करते हैं, यानी सबको तालमेल, स्मूथनेस रखने के लिए ये सब तीनों जगह हमें जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट की, तो ये मल्टी डायमेंशनल होती है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी इट इज अ कंटिन्यूअस और नेवर एंडिंग फंक्शन। ये नहीं कि आज हुआ, मंडे ऑफ है, मंडे को नहीं लगाएंगे भाई, नहीं, हर डेली सुबह 24 घंटे ये हर जगह लगता रहेगा। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, यानी जहां भी ग्रुप है वहां मान लीजिए मैनेजमेंट है। इवन आप ग्रुप स्टडी करते हैं, पार्टी करते हैं, कुछ भी करते हैं, वहां भी ग्रुप होता है, वहां भी मैनेजमेंट आपको चाहिए होता है ताकि टाइम वेस्ट ना हो ग्रुप स्टडी करते करते। तो इट इन्वॉल्व्स अ ग्रुप ऑफ पीपल इन मैनेजरियल एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, इट नीड्स टू अडैप्ट इटसेल्फ एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अभी लास्ट संडे में करोलबाग गया, हमारे यहाँ करोलबाग मार्केट है दिल्ली में, वहाँ एक बहुत बड़े बड़े शोरूम है मिनी शू करके। मैंने देखा मिनी शू वहाँ करोलबाग में बंद है। मैंने कहा चलो मैं रजौरी मार्केट चलता हूँ, वहाँ पे तो खुला होगा। वहाँ गया, वहाँ भी बंद है।
तो पता लगा कि ये मिनी शूज सारे स्टोर्स बंद हो गए हैं। रीजन क्या है? सारा सामान चाइना से आता था। हेयर कॉम से लेके, ब्रश से लेके, आपका कुछ भी छोटा सामान हो, लंच बॉक्स से लेके, ऑफिस फाइल से लेके, सब मिनी शू में आता था। चेक कीजिएगा गूगल में। मुझे ये लगता है कि शायद वो इसलिए बंद हो गए कि वहां पर या तो कोई क्राइसिस मैनेजमेंट का रहा हो, या फिर वो जो सामान है सारा चाइना से आता था और चाइना से हमारे रिलेशन उतने अच्छे नहीं रहे, तो वहां के कंटेनर्स नहीं आ पा रहे। तो अगेन जो बिजनेस एनवायरमेंट चैप्टर का ये पॉइंट है, वहां पर ये डायनामिक फंक्शन मैनेजमेंट के कि अगर वो डिसीजन ये लेता कि साथ साथ चाइना प्रोडक्ट के साथ साथ डोमेस्टिक इंडिया के भी प्रोडक्ट था, तो शायद वो स्टोर बंद ना होते। तो अगेन ये एग्जांपल है डायनामिक फंक्शन का। देन मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स, यानी दिखती नहीं है। इस समय आप कैमरामैन को नहीं देख रहे जो मुझे ऑपरेट कर रहा है, बट यस वो भी मैनेजमेंट का एक पार्ट है। तो यहां पर इट इज इनविजिबल, यानी वो दिखता नहीं है, यू कैन ओनली फील। किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना ऑर्डर किया, टाइम से खाना आ गया, बहुत अच्छे से उन्होंने रिसीव किया, ये सब एक मैनेजमेंट का पार्ट होता है, आपको सिखाना नहीं पड़ता, आप खुद समझते हैं कि यस वी कैन फील इट। देन नेक्स्ट आता है पार्ट क्या? नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव। जो हमारे उद्देश्य हैं, मैनेजमेंट क्यों करते हैं, हमें से क्या फायदा क्या है, उसका हमारा पर्पस क्या है। द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, तीन पर्पस है। पहला ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं बात करूं हमारे पब्लिशर्स है रचना सागर प्राइवेट लिमिटेड, 25 ईयर्स उनको हो गए हैं, तो उनका मेन मकसद क्या है? पहला सर्वाइव करना। इनिशियल के 4-5 साल बहुत टफ होते हैं, न्यू बुक्स निकाल रहे थे, नया कॉन्सेप्ट था, तो उन्होंने सर्वाइवल पे काम किया। एक बार जब सर्वाइव करके पता लग गया यार ये प्रोडक्ट चल रहा है, हम कामयाब हो गए एंड नंबर 1 पे पहुंच गए, तब हमने दिया प्रॉफिट पे। यस, अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए वी नीड द प्रॉफिट ऑल्सो। सो सेकंड ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। प्रॉफिट भी हो गया, सर्वाइव भी कर गए, अब हमने कहा ब्रांचेस बढ़ाते हैं। फिर हमने अलग अलग स्टेट्स में ब्रांचेस बढ़ाई, तो हर स्टेट में हमारे रचना सागर की ब्रांच है, दैट इज द ग्रोथ। तो ये है ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देन बात आती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय काम करते हैं, जहां मैं अपने ऑफिस में जाता हूं, 250 से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, डीटीपी, ग्राफिक डिजाइनर, सब लोग। तो उनके एंगल से हम क्या कहते हैं? सैलरी प्लस, यानी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है सही सैलरी, प्रमोशन हो टाइम टू टाइम उनके साथ, उनको देखते हुए कि अगर ये अच्छा सीख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनका लेवल इंक्रीज करते रहना चाहिए। और सोशल रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ये सब चीजें वहां पर होती हैं। एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, बहुत ही अच्छा वर्किंग कंडीशन है। 5 बजे सब लोग काम छोड़ के 10 मिनट के लिए एक म्यूजिक चलता है, वो म्यूजिक होता है रिलैक्सिंग म्यूजिक, की आप रिलैक्स कीजिए और यहां से ऑफिस जाते हुए बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही मोटिवेटिंग फील होकर घर जाइए। ये ना हो पूरा डिप्रेसिव माहौल से जाएं, सुबह से थक गए हैं। तो ये सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन में करनी पड़ती हैं। दिस इज व्हाट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। देन द सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। भगवान ने आपको मनुष्य जीवन दिया है, और इस मनुष्य के कारण सिर्फ यही नहीं कि आप अपना सोचें, यही नहीं कि आप अपने लोगों के बारे में सोचें, आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, इस नेशन के लिए क्या कर रहे हैं, इस देश के लिए क्या कर रहे हैं, इस राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं, इस राष्ट्र के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। दैट इज द सोसाइटी, दैट इज द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। क्या आप उनके लिए स्कूल खुलवा रहे हैं, फ्री डिस्पेंसरीज खोल रहे हैं, हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, और बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन है, एग्जाम्पल लूंगा तो लाइन लग जाएगी, कितना वो लोग अपना जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, वो सब कुछ यही सोशल ऑब्जेक्टिव है। देन इको फ्रेंडली मेथड्स, अभी मैंने कुछ बैटरीज मंगवाई अपने कैमरे के लिए, और मैंने क्या देखा, कैमरे के पीछे ही लिखा हुआ है इकोनॉमिकल, इको फ्रेंडली, रिचार्जेबल। तो आपको हैरानी होगी कि यहां पर ये वर्ड्स भी लिखे हुए हैं। इट मींस व्हाट, ये कंपनी भी क्या है, लिख रही है कि भैया मैं सोसाइटी के लिए कह रही हूं कि ये इको फ्रेंडली है, मेथड है, यानी आपको ये कोई नेगेटिव रेस नहीं देगी, काम करने के दौरान आपकी हेल्थ पे असर नहीं करेगी। अगेन इट्स व्हाट अ मैनेजमेंट का ही ऑब्जेक्टिव है, यानी सोशल ऑब्जेक्टिव। देन आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी देश के अंदर जो लोग बेरोजगार हैं, आप उनको रोजगार दीजिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए, ताकि उनके घर की फैमिलीज जो है उनकी बेसिक जरूरतें पूरी हों। तो ये सारे तीनों ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के। बात करते हैं इंपॉर्टेंस, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट अच्छी है या जिसके अंदर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, उनको क्या क्या खामियाजा उठाना पड़ता है, और जो लोग अच्छी मैनेजमेंट लगाते हैं उनको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। पहला होता है यानी एड्स, यानी हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल, यानी जो ग्रुप काम कर रहा है उन सभी को क्या है, एक मोटिवेशन मिलती है, एक डायरेक्शन मिलती है कि कैसे आप अपने गोल्स को अचीव करें। यानी इंडिविजुअल लोगों के गोल या एक्टिविटीज को मिला के उस ग्रुप का एक गोल बनता है, ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल बनता है, उस गोल को अचीव करने में ये हेल्प करती है। नंबर 2, इंक्रीजेस एफिशिएंसी, यानी अगर आपका हर डिपार्टमेंट मोटिवेटेड है, हर डिपार्टमेंट के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपके लोगों को काम करने का जो तरीका है वो बहुत बेहतर हो जाता है, वेस्टेज कम होती है, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करते हैं, और जो लोग हैं उनको यूज करने वाले वो भी बहुत ध्यान से यूज करते हैं। तो इट्स मींस व्हाट, एफिशिएंसी, कम इनपुट ज्यादा आउटपुट। बात आती है थर्ड, क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैंने क्या बोला, कोई भी, जैसे आप देख रहे हैं ऑनलाइन कोचिंग के अंदर, जैसे ही ऑनलाइन आया सब लोगों ने डायनामिक थे, एकदम से अडेप्ट कर लिया। मैं ऐसे भी स्कूल्स को जानता हूं जिन स्कूल्स में इंटीरियर में राजस्थान में उन्होंने अपने आप को ऑनलाइन में नहीं कन्वर्ट किया था, 1.5 साल से एक बच्चा नहीं आ रहा, ना उनकी कोई रेवेन्यू है, ना ही उनके स्टाफ को सैलरी मिल पा रही। क्यों? बिकॉज दे वर नॉट डायनामिक, उन्होंने तैयार नहीं किया। हमारा ऑनलाइन सिस्टम 1.5 साल से हुआ, बट मैं लास्ट 3 साल से ऑनलाइन ले रहा हूं, यानी जो जूम प्लेटफॉर्म है हम बहुत पहले से ले रहे थे क्लासेस वगैरह, तो हमें दिक्कत नहीं आई, बिकॉज वी न्यू कि आगे जाके इसको बहुत बड़ा एक लीवरेज मिलने वाली है जिसको ये नॉलेज होगी। तो अगेन यू हैव टू बी व्हाट, वेरी डायनामिक, यानी आपको
बड़ी समस्या से आने से पहले पहले उसकी तैयारी पहले ही करके रखना चाहिए, कंजर्वेटिव अप्रोच हो। तो ये कहता है कि डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से मैनेज हो रही है। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी वही एम्प्लॉइज का अच्छी सैलरी, अच्छा वर्किंग माहौल हो, अच्छे पर्क्स मिल रहे हो, ये आ गया एम्प्लॉइज के बारे में, और ये सोसाइटी के बारे में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फाइन, तो ये है इंपॉर्टेंस 5 के 5। एंड देन देखते हैं फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। हम सब जानते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बट प्लानिंग के अंदर क्या आता है, क्या करना है, कैसे करना है, ये प्लान करना। इस वीडियो से पहले हमने प्लान किया, किस टॉपिक पे बनाए, कहां बनाए, सुबह स्कूल गया, प्लानिंग करी, कौन से स्कूल में जाना है, कौन से बच्चों से बात करनी है, एवरीथिंग इज अ प्लानिंग। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, यानी असाइनिंग द ड्यूटी, असाइनिंग द टास्क टू द वेरियस पर्सन हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस ऑपरेशन, इन दिस प्रोसेस। तो यू हैव टू असाइन द ड्यूटी टू द ग्रुप, एंड नॉट ओनली द टास्क बट द रिसोर्सेज ऑल्सो, कि अगर इस आदमी को ये काम दिया गया तो उसको ये रिसोर्सेज चाहिए। अगर आईटी वाला बंदा है तो आईटी वाले बंदे को मैंने कहा है ये वाली चीज काम करने हैं, आपको मार्क्स अपलोड करने हैं, तो उसको अच्छा इंटरनेट देना पड़ेगा, यस और नो। तो रिसोर्सेज भी देने हैं, ड्यूटीज भी देनी है। देन यानी अथॉरिटी तो दी है, साथ साथ में रिसोर्सेज भी तो देंगे ना। कंट्रोलिंग, बेसिकली कंट्रोलिंग का मतलब कुछ भी नहीं है, जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, मार्क्स देते हैं, उसको बाद में टिप्स देते हैं, भैया ऐसा कर, ऐसा मत कर, ऐसी गलती हो गई। इसी तरह से एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को पहले मेजर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, हमारे जो हमें एक्सपेक्टेशन थी उससे कि वो ये करे, और जो उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस है, हमारा डिजायर्ड एक्सपेक्टेशन मैच करते हैं, और कोई भी वेरिएशन हो तो वहां पर प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं कि कैसे सिचुएशन में या तो उस पर्सन को ठीक करना है, या उस ऑपरेशन को, जो काम करने के दौरान जो एक्टिविटी है, टास्क है, कैसे इसको और सिंप्लीफाइड किया जाए। तो कंट्रोलिंग हर जगह लग सकती है, पर्सन्स पे भी और उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे भी। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में से भी क्या है कि टू लीड, टू इन्फ्लुएंस, टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज, हमेशा चार्ज अप रहे एम्प्लॉइज, बॉस की एक आवाज पे खड़े हो जाए, ये नहीं कि मजबूरी में, बट दे शुड फील मोटिवेटेड फ्रॉम विद इन। तो डायरेक्टिंग एक बैकबोन है, मैं कहना चाहूंगा हर ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर लीडर जो होता है वो लीड करता है, डायरेक्ट करता है, मोटिवेट करता है, तो स्पेसिफिक गोल के लिए वहां पर उसके ऑर्गेनाइजेशन के गोल बहुत टाइमली अचीव होते हैं और बहुत ही कम इनपुट के साथ अचीव होते हैं। फाइन, तो ये सब है हमारे फंक्शंस जो हमें आगे चैप्टर पढ़ने हैं। देन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, 3 तरह के लेवल है, ये नॉर्मली एक क्वेश्चन आने वाला है इसके ऊपर। टॉप लेवल में आते हैं सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमडी, चेयरमैन, तो याद कर लीजिएगा, इसके बेस पे क्वेश्चन बन के आएगा केस बेस। मिडिल लेवल में आते हैं डिवीजन हेड्स, यस डिवीजन हेड्स इज अ लोअर लेवल। देन ऑपरेशंस मैनेजर, कई बार हम ऑपरेशन मैनेजर को सोचते हैं वो लोअर लेवल है, नहीं, ऑपरेशन मैनेजर कहां आएगा, मिडिल पे। यहां आते हैं आपके फोरमैन और सुपरवाइजर, तो ये 3 लेवल्स होते हैं। देन चलते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आता है क्या मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है। बात करता हूं प्रोफेशन से, बिल्कुल भी प्रोफेशन नहीं है। क्यों, मैं एक लॉयर हूं, आई एम बेसिकली मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम, सीडब्ल्यूए, एमफिल, पीएचडी, एलएलबी, बीएड। आई एम अ प्रोफेशनल लॉयर रजिस्टर्ड विद द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। तो वहां पे हमारे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में क्या है, एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, हर कोई नहीं जाके वो रजिस्टर करा लेगा, उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। 3 साल एग्जाम दिए, 27 लॉ पास किए, तो यहां मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता। दूसरा, प्रोफेशनल एसोसिएशन, हमारी एक एसोसिएशन है बार काउंसिल की, डॉक्टर्स की अलग होती है, यहां पर मैनेजमेंट की कोई नहीं है। देन कोड ऑफ कंडक्ट, हमारे कोड ऑफ कंडक्ट की प्रोटोकॉल है, आपको ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हम, डॉक्टर्स भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी, ऐसा नहीं होता। तो तीनों में क्रॉस लगाया है। सर्विस मोटिव या होता है पहला, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यस यहां होती है। तो ये पॉइंट हो गया प्रोफेशन के। बात आते हैं एज ए साइंस, साइंस की तरह यहां पे प्रिंसिपल्स आप देखेंगे, फ्योर्स, टेलर्स के प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, तो यहां पर प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंटेशन होता है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है, तो यस हम कह सकते हैं इट्स अ साइंस। आर्ट्स के लिए जो थ्योरी है उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये आर्ट भी है। तो साइंस और आर्ट दोनों है, बट साइंस के लिए यहां पे जो क्रॉस लगा रखे हैं 3, वो लिमिटेशंस है। तो ये था नेचर। देन आता है फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन तो बहुत बढ़िया चीज है, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्शन, मेरी वर्कशॉप में, वेबिनार्स में, पीक परफॉर्मेंस में आप कहते हैं सर मैं डिस्ट्रैक्टेड होता हूं, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ाई को और सोशल मीडिया को एक बैलेंस मेंटेन नहीं करा। आप अपने जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी आपके काम करने के तरीके हैं, उनको कोऑर्डिनेट नहीं कर रखा। तो यहां पर कहता है फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होती है, इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। यहां पे अलग अलग काम कर रहे हैं, उन सबके एफर्ट्स को क्या है, साथ लेके चलना है टुवर्ड्स द एंड रिजल्ट। तो यू हैव टू इंटीग्रेट, यानी आपस में तालमेल बना के रखना है। देन एंश्योर्स द यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी ये ना हो कि 2 आदमी इस तरफ जो उनके एक्शन है वो पॉजिटिव में जा रहे हैं, 2 आदमी की एक्शन नेगेटिव में जा रहे हैं, तो दोनों अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। नो, हर एक आदमी का एक्शन सिंक्रोनाइज होना चाहिए टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये बहुत सारे एग्जांपल आप देखते हैं फुटबॉल के अंदर, हॉकी के अंदर, कैसे तालमेल करके आपको गोल करना है, यस और नो। और यहां पर बात आती है कि हर आदमी का एक्शन, जो भी एक्शन कर रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन में है, चाहे वो सेल्स में है, चाहे वो फाइनेंस में है, उसका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, ध्येय ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। देन कंटिन्यूअस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, ऑल परवेसिव, यानी हर एक लेवल पे चलता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, कहीं भी सुपरवाइजरी, हर जगह कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, ये हर मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी है कि अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर, डिवीजन में वो कोऑर्डिनेशन को मेंटेन रखें। एंड डेलिब्रेट फंक्शन, अगेन डेलिब्रेट जैसे बताया, ये अपने आप नहीं हो जाता, करना पड़ता है, तो ये है खास बात। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन।
इसको कोऑर्डिनेशन होने से क्या-क्या फायदे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को? सबसे पहले ग्रोथ इन साइज। जैसा मैंने बताया हमारी ऑर्गेनाइजेशन रचना सागर प्राइवेट लिमिटेड बहुत सारे डिपार्टमेंट डिविजन्स हैं, बट ग्रोथ क्यों हुई? क्योंकि वहां पे कोऑर्डिनेशन था, एक ब्रांच का दूसरी ब्रांच के साथ, एक सेल्स टीम के साथ दूसरे के साथ। अगर नॉर्थ दिल्ली में कोई है तो वो साउथ दिल्ली के साथ कोऑर्डिनेट करता है, कौन से स्कूल में अगर रेफरेंस आती है यहाँ सैंपल देना है तो वो उसको व्हाट्सएप करता है। अगेन इस कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है इट्स अ मेमोथ वन। हर 3 सेकंड में हमारी एक बुक बिकती है। अगेन इट इज व्हाट? ग्रोथ इन साइज, बिजनेस, प्रॉफिट, रेवेन्यू, एवरीथिंग। फंक्शनल डिफरेंशिएशन ये कहता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं, उन सबकी अलग अलग रोल ड्यूटीज असाइन होती हैं, बट उन सबको साथ लेके चलना ही क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। तो जहां भी आपके ये वर्ड अपने आप में बता रहा है फंक्शन यानी फंक्शंस, डिफरेंशिएशन अलग अलग, तो सबके कॉमनली एफर्ट एक जगह जाके मिलने चाहिए। वो है हमारा कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस, यानी वो सबको सिंक्रोनाइज करता है। एंड देन स्पेशलाइजेशन होता क्या है? हर बड़ी कंपनी में, जैसे अगर हमारी कंपनी की बात करें तो एक आईटी का बंदा है, आईटी स्पेशलिस्ट है, फाइन। फाइनेंस का है, वो फाइनेंस का एक टॉप सीईओ है जो फाइनेंस देखता है। तो हर आदमी हर डिपार्टमेंट का एक बड़ा ही धुरंधर बंदा होता है। हर एक बंदे की पर्सनल ईगो होती है, एक हाई हेड होता है, भाई मेरे से बढ़िया तो कोई है ही नहीं। तो उन हाई हेडेड बंदों को भी, उन स्पेशलिस्ट लोगों को भी कोऑर्डिनेट करना एक कई बार टास्क बन जाता है। ये एक्चुअल बात बता रहा हूं मैं, झगड़ा होते हुए देखा है जहां पर वो कहता है नहीं ये मार्केटिंग वाले लोग गलत कह रहे हैं। एग्जांपल दिवाली आई और हमने कहा अमेज़न पे ये प्रोडक्ट देना है हमें अपनी टुगेदर का, और मार्केटिंग वाले का यार 20-22% डिस्काउंट देते हैं। फिनांस वाला कहता है नहीं नहीं इतनी हमारी कॉस्टिंग ही नहीं, हमने पहले ही कॉस्ट कम कर रखी है, और वो मना कर रहा है। आपस में भिड़ंत हो गई, वो बॉस के पास आ गए, फिर बॉस हैज टू टेक द डिसीजन। तो वहां पे उस बॉस का काम क्या हो जाता है? इनके एक्शंस को कोऑर्डिनेट करना। अरे जो भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस है मैंने आपको बता दिए हैं, और आज रात को 9:10 में हमारा मॉक पेपर 1 है, वो दीजिएगा। देने के बाद आंसर ऑटोमेटिक पता लग जाएंगे, और आने वाले सब्जेक्ट्स जो आने वाले पेपर्स हैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, उसके लिए भी हम आपके साथ बहुत ब्यूटीफुल कंटेंट लेके आने वाले हैं यहाँ पर, यानी अकाउंट्स गुरु फ्री कक्षा। तो फ्री कक्षा में आप सभी का स्वागत है। एफर्ट अच्छा लगा, तरीका अच्छा लगा और अभी तक पढ़ चुके थे और कुछ नया मजा आया तो लाइक जरूर करिए, थम्स अप, और जल्दी से डाउनलोड कीजिए मोबाइल फोन अकाउंट्स गुरु एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में बहुत जल्दी एक यूजफुल कंटेंट के साथ। तब तक बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ, कल सुबह भी एक मॉक पेपर होगा 11:10 पे, मत मिस कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं 40 में से 40 आपको दिलवाना, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स जो आने वाले हैं। क्लियर है? हाँ या ना? डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने बच्चों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस पेपर में लाने हैं 40 में से 40, यानी मैथ्स में अगर कुछ नंबर कट रहे हैं, इंग्लिश में कुछ आपको लगता है थोड़ी बहुत गलती आप कर चुके हैं, तो उनको भरपाई करने का 3 पेपर्स में आपके पास मौका है, और इन तीनों पेपर में मैं आपके साथ हेल्प करने वाला हूं। फाइन, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।